हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये लेक्चर नंबर 29 है। और लेक्चर नंबर 29 में मैं स्मॉल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि छोटे वीडियोज को आसानी से हम देख लेते हैं। जहां पे लेंथ बड़ा होता है तो वहां पे इग्नोर कर देते हैं, इसलिए स्मॉल वीडियो बना रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ कि ताकि आपको आइडिया भी मिल जाए और आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इस वीडियोज में हम बात करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 29 है। इसके पहले हमने बात किया था कि टेम्परेचर के कारण कोई बार है, कोई मटेरियल है, तो उसमें क्या स्ट्रेस आते हैं, वो चीजें हमने पॉइंट को पढ़ा है। ठीक है, अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो है क्या, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप मान लो कि ये कोई बार लेते थे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये आपने बार लिया, थोड़ा सा 3D फिगर बनाऊं तो आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगा। ये 3D फिगर है। ठीक है, यहां पर इस तरीके का ये फोर्स लगा। ठीक है, इस तरीके का सिग्मा जितना फोर्स लगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, ये इतना इंक्रीज कर जाता है। ध्यान से समझना, ये फोर्स लगने के कारण क्या हो गया, ये फोर्स लगने के कारण ये इतना इंक्रीज कर गया। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ये रेड वाला जो पॉइंट मैंने बताया, ये क्या हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये फोर्स लगने के कारण, ये फोर्स लगने के कारण ये क्या हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन ये इतना इंक्रीज हो रहा है इस तरफ, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरफ अगर देखोगे तो इसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे, और ये इस डायरेक्शन में देखोगे, इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, यहाँ पे 3 डायरेक्शन आपको दिख रहे होंगे। सेंस मेरा वही है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो आप एक्स डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वही वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है, कि उस डायमेंशन में कमी आ रही है। ठीक है, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर स्ट्रेन की अगर मैं बात करता था, पहले नंबर तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन ई। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मान लो मैं ये जो आपको यहाँ पे बताया मैंने कि अगर एक्स डायरेक्शन में उसका स्ट्रेन बात करूं तो क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई होगा। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन ई होगा। वहीं अगर उसका वाई डायरेक्शन में बात करूं तो क्या होगा, सिग्मा वाई होगा। ठीक है, सिग्मा वाई अपॉन ई हो जाएगा। वही जेड डायरेक्शन में अगर मैं उसके बात करूं तो सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे कि मैंने सेंस ऑफ व्यू क्या लिया, एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है उसके बेस पे ये बता दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जो स्ट्रेन जो मैं बात कर रहा था, तो 2 तरीके के स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, वैसे और भी तरीके के स्ट्रेन होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। और भी बहुत सारे टाइप के पढ़ोगे स्ट्रेन। तो यहाँ पर 2 होता है, एक तो लेटरल होता है, लेटरल स्ट्रेन, और एक होता है लीनियर स्ट्रेन, जिसको आप एक्सियल स्ट्रेन भी बोलते हैं, जिसको आप अभी तक जो स्ट्रेन लिखते आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक जो आप स्ट्रेन लिखते आ रहे हैं वो लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं कि मान लो ये लेंथ है, ठीक है, ये उसका विड्थ है और ये उसका हाइट है। ठीक है, ध्यान से समझना। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू आपको पता है कि स्ट्रेन इक्वल टू अगर लिखते हैं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लिखते हैं ना दोनों में। ठीक है, दोनों में तो यही लिखते हैं। लेकिन अगर लेटरल देखो, लेटरल को और भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक है, लेटरल को ट्रांसवर्स भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ट्रांसवर्स भी बोला जाता है। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है। अब चेंज इन लेंथ अगर मान लो कि लेटरल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है तो वो डायरेक्शन को लीनियर बोला जाता है। ठीक है, लेटरल में कौन से आते हैं, जैसे कि वाई, ये एच वाला आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। ठीक है, एच वाला और बी वाला आ जाएगा। तो इसका ओरिजिनल पहले क्या था, पहले तो एच था,
बाद में चेंज हुआ होगा, कुछ मान लो कुछ कमी हुई होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में कम हुआ होगा। तो मान लो जो कम हुआ होगा वो एच डैश जितना कम हुआ होगा, तो एच डैश अपॉन एच लिखेंगे, या तो और क्या लिख सकते हैं बी डैश अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन की बात करो, वही लीनियर स्ट्रेन की बात करते तो क्या लिखते थे, लीनियर अगर स्ट्रेन की अगर बात करते तो एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन डैश से भी इंडिकेट करते हैं, ध्यान देना, इसको एप्सिलॉन डैश से और इसको एप्सिलॉन से। इसका क्या आता है चेंज इन लेंथ, जैसे हमको पता है कि डेल एल अपॉन एल लिख देते थे अगर कैपिटल एल है तो। ठीक है, ये होता था। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बताना था, वो समझ में आ गया होगा। अब मैं जो बताने वाला हूं पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो है क्या, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे। पॉइजन्स बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो की अगर मैं बात कर रहा हूं, जिसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, और वो होता क्या है, वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, अभी देखो ये भी यूनिट लेस होता है, ये भी यूनिट लेस होता है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, यूनिट लेस ही होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये भी क्या होगी, यूनिट लेस ही होगी। ये लेटरल को एक और यहाँ पे लिख लो कि ताकि जितनी बार लिखोगे, ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको, आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं बताना चाहता था, ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अभी इससे रिलेटेड ना कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, अब वो क्या है वो चीजें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, नोट करके आप लिख ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, द वैल्यूज ऑफ म्यू, मतलब पॉइजन्स रेशियो रेंजेज फ्रॉम 0 to 0.5। ठीक है, ये रेंज होता है, ये उसका रेंज होता है 0.0 से लेके 0.5 तक फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल that are used in civil engineering। ठीक है, civil engineering, but on the other hand पॉलीमर फॉर्म जो होते हैं, पॉलीमर फॉर्म हैज गॉट निगेटिव वैल्यू होती है, निगेटिव ऑफ म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू निगेटिव में भी आते हैं, तो पॉलीमर फॉर्म होंगे वही आएंगे। ठीक है, बिकॉज सम axial load applied it polymer form then elongate in lateral direction। ठीक है, ये एक्सियल लोड टेंसाइल है। ठीक है, ध्यान देना, टेंसाइल है। ठीक है, तो ये एक्सियल लोड टेंसाइल है, तो टेंसाइल नेचर के कारण क्या होगा कि उसके जो एक्सियल लोड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में भी तो इंक्रीज करेगा वो, लेकिन उसके साथ साथ ये लेटरल जो डायरेक्शन है ना, उसमें भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, इन लेटरल डायरेक्शन इंस्टीड ऑफ कंट्रैक्शन, इंस्टीड
कॉन्ट्रैक्शन होने की बजाय वो इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में अगर कोई लोड लगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में P जितना लोड लगा तो इसमें तो ये इंक्रीज आएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी ये इतना इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इतना ये इसमें भी इलोंगेट हो जाता है, तो इसको पॉलीमर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी वैल्यू, जो म्यू की वैल्यू आएगी इस कंडीशन में, जो म्यू की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर मैं रेंज यहाँ पे दिखाऊं, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.5 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो -1 है, ठीक है, -1 है, तो यहाँ पर कहीं उसका आएगा पॉलीमर फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म ये इसके बीच में रेंज करेगा, निगेटिव वाली वैल्यू को वो शो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर नोट करके पॉइंट यहाँ पे बताऊं, नोट करके दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट, सो इन जनरल द रेंज ऑफ म्यू इज, कहां से कहां तक हो जाएगा, -1.0 से लेके 0.5 तक। ठीक है, तो सो जनरल इसका रेंज क्या आ जाएगा, -1 से लेके 0.5 तक। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा नोट करके अगर मैं बताऊं तो कुछ मटेरियल्स के पॉइजन्स रेशियो यहां पे बता देता हूं। पॉइजन्स रेशियो फॉर इम्पोर्टेंट मटेरियल, जो याद कर लेने तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, याद कर ले तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैं कॉर्क की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के लिख देता हूँ मटेरियल, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू इस तरीके से थोड़ा टेबल में बना देता हूँ। ठीक है, कि ताकि आपको और आइडिया मिल जाएगा। जैसे मान लो ये पहला ले लिया कॉर्क, ठीक है, कॉर्क की जो म्यू की वैल्यू होती है 0 होती है। ठीक है, कॉर्क की जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। वहीं कंक्रीट की अगर बात करूं, कंक्रीट की 0.1 से लेके 0.2 तक होती है, कंक्रीट की 0.1 से लेके। कास्ट आयरन की अगर मैं बात करूं तो 0.2 से लेके 0.3 होता है। स्टील की बात करूं, माइल्ड स्टील की, तो वो कहां से कहां तक होता है, 0.27 से लेके 0.30 तक। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम कहाँ तक होता है, 0.33 तक होता है। ठीक है, वहीं अगर रबर की बात करें, ठीक है, तो 0.45 से लेके 0.50 होता है। अगर परफेक्ट इलास्टिक रबर है, परफेक्टली इलास्टिक अगर रबर है तो उसकी वैल्यू 0.5 तक आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना था, तो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो आपको आइडिया दिला देता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बताना था, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉइजन्स रेशियो, आपको आसानी से समझ में आ गया। सिंपल सा है कि लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई है, तो पॉइजन्स रेशियो आपको आसानी से, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, बाय हार्ट इसको याद कर लो कि ताकि आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा वो जनरलाइज हुक्स लॉ होगा। ठीक है, हुक्स लॉ को जनरलाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस भी उसमें आपको दे के बताऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।